ये लाइट बंद होगी, लाइट बंद है। इलेक्ट्रोडायनामिक्स 2, इससे पहले जो है आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 पढ़ी और उसके अंदर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है बेसिकली उनको स्टडी किया था। आप जो है उससे थोड़ा सा फर्दर आगे हमने मूव एड करना है और इलेक्ट्रोस्टैटिक की बजाय मैग्नेटोस्टैटिक्स जो हैं उनको स्टडी करना है। फिर उसके बाद मैग्नेटोस्टैटिक के बाद हमने इलेक्ट्रोडायनामिक्स के ऊपर आना है। ठीक है जी, इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर ही आती हैं चीज़ें। फिर हमने जहाँ पर आप वो स्टडी करते हैं फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, वो इलेक्ट्रोडायनामिक्स के अंदर आ जाता है। अब इसके अंदर भी जो है वही किताबें हैं जो आपने इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, बेसिक जो आपकी किताब है वही है जो इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रोडायनामिक्स है बाय DJ ग्रिफिथ। ठीक है, जो मेन आपकी टेक्स्ट बुक है उसी के शॉर्ट क्वेश्चन, उसी के प्रॉब्लम्स वगैरह जो है वो हम ज़्यादा जो है इसके अंदर उनको ही फॉलो करेंगे। ठीक है, अब मैं वो किताबों की डिटेल में नहीं जा रहा, वो आपको पता, आपको बता दी हुई है मैंने पहले क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 में, वही किताबें हैं। ठीक है, वही यूज़ होगी यहाँ पर। तो हम इसको शुरू करते हैं। पहले यहाँ पर जो फर्स्ट हमें चीज़ स्टडी करनी है वो है मैग्नेटोस्टैटिक्स। मैग्नेटोस्टैटिक्स, स्टैटिक का मतलब होता है रेस्ट के ऊपर बेसिकली। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक में क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम ये कहते हैं कि जब कोई चार्ज रेस्ट पे है, यानी कि वो चार्ज मूव नहीं कर रहा, तो उसकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं उनको हम स्टडी करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर, यानी रुका हुआ है चार्ज। तो जब चार्ज रेस्ट के ऊपर है तो उसकी सराउंडिंग में क्या होता है? उसकी सराउंडिंग में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, और उस इलेक्ट्रिक फील्ड को आपने चेक करना होता है। तो कोई आप टेस्ट चार्ज जो है वो लेके आते हैं और वो टेस्ट चार्ज जो है उसके इलेक्ट्रिक फील्ड में लाते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स है। ठीक है, वो फोर्स के ऊपर लगाएगा तो वो चार्ज अपने ऊपर इलेक्ट्रिक फोर्स का इन्फ्लुएंस जो है उसको स्टडी करेगा, फील करेगा। मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटोस्टैटिक्स के अंदर पहली चीज़ जो समझने वाली है वो मैग्नेटिक फील्ड है कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किस तरह जनरेट होता है। पहली बात, तो जब कोई चार्ज स्टेशनरी नहीं है और वो चार्ज मूव करना शुरू कर दे, तो हम ये कहते हैं, आम ज़बान में हम ये कहते हैं जी कि उस चार्ज की सराउंडिंग में अब इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है, उस चार्ज की सराउंडिंग में अब एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये उसकी सराउंडिंग में कहाँ से आ गई? जब तो वो स्टेशनरी था तो इलेक्ट्रिक फील्ड था, जब उसने अपनी पोजीशन चेंज की, मूव करना शुरू किया, तो मैग्नेटिक फील्ड। अब एक क्वांटिटी होती है जिसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डॉट प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एंड एरिया, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यही होता है ना, फाई ई डॉट ए, इसको हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते हैं। तो जब कोई चार्ज मूव करना शुरू करता है तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स उसकी मोशन की वजह से चेंज होता है, और चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है उसकी वजह से एक मैग्नेटिक फील्ड उसकी सराउंडिंग में जनरेट होती है। और जब आप ये पढ़ते हैं क्रिएशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, तो आपको याद होगा कि उस क्रिएशन में हम ये पढ़ते हैं कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, दीज आर द कम्बिनेशन
ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो वहां पर क्या हो रहा है, वहां पर पहले जो फर्स्ट स्टेप होता है उसके अंदर इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। फिर जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तो जब इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज होता है तो फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो प्रोड्यूस होता है। और जब मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होता है तो मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से दोबारा से इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं कि व्हाट इज दिस इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। यानी कि चेंजिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और चेंजिंग मैग्नेटिक फ्लक्स, these are responsible for the generation of electric and magnetic field। ठीक है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पैदा होते हैं। तो सपोज करें कि अगर हमारे पास कोई कलेक्शन ऑफ चार्जेस हैं, ठीक है, हम मैग्नेटिक फील्ड्स को देखने लगे हैं। सपोज we have a collection of charges Q1, Q2, Q3 up to so on Qn। ये सारे चार्जेस जो हैं इनको हम कह देते हैं कि ये सोर्स चार्जेस हैं, सोर्स चार्जेस। नंबर ऑफ चार्जेस है 1 2 3 4 5 n तक। अब हम ये चाहते हैं कि हम ये पता कर सकें कि ये कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं किसी और चार्ज Q के ऊपर। ठीक है, एंड वी वांट टू नो that how much force they will exert on charge Q। इस चार्ज Q के ऊपर ये कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं, और ये चार्ज Q जो है इसको मैं कह देता हूं कि ये टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो अब अगर हम इसकी फिगर बनाएं तो आप देखें कि ये कुछ पॉइंट्स हैं, यहाँ पर चार्ज Q1, Q2, Q3 अप टू Qn चार्जेस पड़े हुए हैं। ये सोर्स चार्जेस हैं। ठीक है, और यहां पर ये चार्ज Q पड़ा हुआ है, ये टेस्ट चार्ज है। इसको कह लें ये कोई फिगर 1 है। अब अगर हम इसके ऊपर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगाएं तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की हमें क्यों जरूरत पड़ेगी, उसकी वजह यह है कि ये एक चार्ज तो नहीं है, ये तो n तक चार्जेस हैं। और ये जो n तक चार्जेस हैं, हम ये चाहते हैं कि हमें ये पता चले कि ये कितनी फोर्स एग्जर्ट कर रहे हैं इस चार्ज Q के ऊपर। तो फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का मतलब है कि इन सारों को ऐड करें, और ऐड करके इनकी जो जितनी रिजल्टेंट फोर्स निकले, ठीक है, वो रिजल्टेंट फोर्स जो है उसका इफेक्ट इसके ऊपर कि ये कितनी टेस्ट चार्ज है ना। अब जाहिर बात है ये जिधर सारे चार्जेस पड़े हुए हैं वहां पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इलेक्ट्रिक फील्ड को अगर चेक करना है तो इन चार्जेस की विसिनिटी में, इनके करीब आप इस चार्ज Q को लेकर आए। ठीक है, तो ये चार्जेस क्या करेंगे, ये इस पे फोर्स एग्जर्ट करेंगे। लेकिन अब हमें इनकी टोटल फोर्स चाहिए ना,
क्योंकि नंबर ऑफ एक चार्ज तो नहीं है, एक चार्ज होता फिर तो एक ही फोर्स होती है F1, यहाँ पर तो फोर्स एक नहीं है, यहाँ पर F1 F2 F3 अप टू Fn है, टोटल फोर्स है। तो हमें फिर यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, यूज करना पड़ेगा प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन लगा के हम इसको कैलकुलेट करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, तो अगर हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को यूज करें तो इट इज सफिशिएंट to find the force on a single charge. इधर इसको लिख लें सोर्स। तो जो टोटल है फिर आप द टोटल इज देन द वेक्टर सम of all the individual forces। ठीक है, जितनी इंडिविजुअल फोर्सेस हैं उनका वेक्टर सम होगा। तो अभी तक ये सारा केस जो है ये किस चीज का है, इलेक्ट्रोस्टैटिक का। सिंपल केस है, चार्ज है, कलेक्शन ऑफ चार्जेस है, रेस्ट है, उन सारे चार्जेस की सराउंडिंग में फील्ड है, सारों को जमा करेंगे, वो सारी टोटल फोर्स जो है इस टेस्ट चार्ज के ऊपर एक्ट करेगी। दिस इज द केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक का केस। लेकिन अब हमने यहां से आगे मूव करना है। इस इलेक्ट्रोस्टैटिक केस के अंदर चार्ज तो रेस्ट के ऊपर है, ठीक है ना, इसके अंदर क्या चार्ज मूव तो नहीं कर रहा, ठीक है। दिस इज द सिंपल केस ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये सिंपल केस है इलेक्ट्रोस्टैटिक का, ठीक है। द चार्ज इज एट रेस्ट इन दिस केस। ठीक है जी, चार्ज तो इस केस में रेस्ट पे, मूव नहीं कर रहा, सीधा सीधा काम है। पिछले क्लासिकल इलेक्ट्रोडायनामिक्स 1 के अंदर सारी बहस जो है वो इसी के ऊपर हुई है। अब जरा थोड़ा सा हमें आगे मूव करना है कि अब अगर चार्ज मूव करना शुरू कर दे तो फिर फोर्सेस कैसे बिहेव करें। ठीक है, ये तो फोर्सेस का बिहेवियर आपने उस वक्त स्टडी किया जब चार्ज जो है वो रेस्ट पे था। अब चार्ज ने मूव करना शुरू कर दिया, जैसे मैंने अभी शुरू में इसके आपको बताया कि मूव तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज हो। अब चार्जेस मोशन के अंदर आ गए, तो जब चार्जेस मोशन के अंदर आ गए हैं तो फिर हमारे पास जो फोर्सेस आएंगी हम उनको कैसे स्टडी करेंगे। अब इसको समझने के लिए इस चीज को एक एक्सपेरिमेंट जो है वो करते हैं।
एक्सपेरिमेंट क्या है कि आपके पास दो वायर्स हैं, वो हैंग कर रही हैं, लटकी हुई, ठीक है, और उन वायर्स में से करंट गुजर रही है। दो वायर्स हैं, लटकी हुई हैं, हैंग कर रही हैं, और उनमें से करंट गुजर रही। करंट क्या होती है? फ्लो ऑफ चार्जेस। फ्लो ऑफ चार्जेस का मतलब है कि चार्ज मूव कर रहा है। तो जब चार्ज मूव कर रहा है तो इसका मतलब है कि अब फोर्स तो है, लेकिन वो इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं। इलेक्ट्रिक फोर्स तब होती है जब वो रेस्ट पे, अब इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं है, ठीक है। अब वायर्स लटकी हुई हैं। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। ये जो वायर्स लटकी हुई हैं ना, इनकी दो पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। या तो ये आपस में अट्रैक्ट कर सकती हैं, या ये आपस में रिपेल करेंगी, डिपेंडिंग अपॉन द डायरेक्शन ऑफ द करंट। ये शायद पैरेलल वायर्स वाला आपने शायद ईएमटी के अंदर पढ़ा हो, जो केस है उसके अंदर, ठीक है, कि पैरेलल वायर्स जो होती हैं, अगर उनको आप रख दें, उनमें से करंट गुजारें, तो वो आपस में रिपेल करती हैं या आपस में अट्रैक्ट करती हैं। वो किस पर डिपेंड करता है कि करंट की डायरेक्शन क्या है। यानी कि जाहिर बात, आप करंट गुजर रही है तो उसमें से मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है। अब वो जो मैग्नेटिक फोर्स या मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रही है, वो किस डायरेक्शन में है? वो उस डायरेक्शन में है कि उसको रिपेल कर रही है, या उस डायरेक्शन में है कि उसको अट्रैक्ट कर रही है, ठीक है। तो ये अब एक्सपेरिमेंट है। इस एक्सपेरिमेंट से हम मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस जो है उसको स्टडी करेंगे। Experiment to study magnetic fields. सपोज करें कि हमारे पास दो वायर्स हैं, टू वायर्स हैंग फ्रॉम द सीलिंग। दो वायर जो हैं वो सीलिंग, छत की सीलिंग के साथ लटक रही हैं, ठीक है, ए फ्यू सेंटीमीटर अपार्ट। तो इनके दरमियान में कुछ सेंटीमीटर्स का डिस्टेंस है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर इसकी डायग्राम बनाता हूँ। ये देखें, ये एक वायर है, ये दूसरी वायर है। इसको कह दें वायर 1, इसको कह दें वायर 2, ठीक है। तो मैं कहता हूँ ये इसके अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रही है, करंट आई, ठीक है, ये आई करंट। कुछ सेंटीमीटर्स का इनके इसके दरमियान में ये डिस्प्लेसमेंट है, इसको कह रहे हैं ये डी, ये कोई डिस्प्लेसमेंट है फ्यू सेंटीमीटर्स। दो वायर्स हैं, सीलिंग से लटक रही हैं, इनके अंदर करंट जो है वो फ्लो कर रही है। अब इनके अंदर करंट, ये जो लटक रही हैं, इनके अंदर से करंट जो है वो फ्लो कर रही है, चार्जेस जो हैं वो गुजर रहे हैं। तो जब करंट इनमें से गुजरती है स्टार्ट टू, तो ये जंप अपार्ट करती है। पहले तो ऐसे पड़ी थी ना, करंट नहीं थी है, तो बिल्कुल यूं पड़ी थी। जूं ही आपने इसके अंदर से करंट गुजारी, ये ऐसे इन्होंने जंप अपार्ट किया, ठीक है। पहले तो ऐसे करंट नहीं थी गुजर रही ना। अभी आप सपोज करें बैटरी से कनेक्ट किया तो करंट, लेकिन जो ही करंट गुजारी है
ये ऐसे जंप किया उन्होंने, ठीक है। एज द करंट इज ऑन थ्रू वायर्स, the wires jump apart from each other. ठीक है, तो जब जंप अपार्ट करेंगे ईच अदर से, तो इसका मतलब है कि दे आर रिपेलिंग ईच अदर। It mean they are repelling each other. तो ये एक दूसरे को क्या कर रही हैं, रिपेल कर रही हैं, ठीक है। एक भी कम तो अब इस चीज को आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? आप इस चीज को हम इस तरह एक्सप्लेन करेंगे, करंट गुजारने का मतलब यह है कि आपने इन वायर्स के साथ बैटरी लगा दी, यू हैव कनेक्टेड द बैटरी। बैटरी कनेक्ट करने से क्या हुआ है कि एक कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो मेंटेन हुआ है, और जब कांस्टेंट पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन हुआ है तो इसके अंदर से इलेक्ट्रिक करंट ने गुजरना वायर्स के अंदर से जो है वो शुरू कर दिया। अच्छा, अब इन्होंने जो एक दूसरे को रिपेल किया, उस रिपल्शन की वजह यह है कि चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल कर रहे हैं, क्योंकि फ्लो ऑफ करंट क्या है? फ्लो ऑफ करंट इज एक्चुअली द मोशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। तो द रिपल्शन इज ड्यू टू the motion of charges through wires. तो इसका मतलब यह है कि जो मोशन ऑफ चार्जेस है, इस मोशन ऑफ चार्जेस की वजह से कोई फोर्स प्रोड्यूस हो रही है, और वो जो फोर्स प्रोड्यूस हो रही है वो फोर्स ऑफ रिपल्शन है, ठीक है। ड्यू टू मोशन ऑफ द चार्जेस, the force is produced, and this is a force of repulsion, ठीक है। और ये जो है ये क्या है? ये फोर्स ऑफ रिपल्शन है। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने आपको जैसे कहा कि जो रिपल्शन या अट्रैक्शन है वो डिपेंड करता है ऑन द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो सपोज करें कि अगर हम ये केस लें कि करंट जो है वो पैरेलल है, करंट जो है वो पैरेलल है,
ठीक है, अट्रैक्शन के लिए। पैरेलल का मतलब है कि सेम डायरेक्शन में, और अगर रिपल्शन की बात करें तो उसका मतलब है कि ऑपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो मैं पहले ये फिगर ले लेता हूँ, इसको कह देता हूँ कि ये फिगर कोई ए है, तो इसके अंदर आप देखें कि करंट की एक ही डायरेक्शन। ठीक है, इन फिगर ए द करंट्स आर पैरेलल and they are account for attraction. तो ये किसके लिए अकाउंट कर रही हैं? अट्रैक्शन के लिए। ठीक है, पैरेलल है। अगर उसके बाद दूसरा केस जो है, अगर हम उसके अंदर कहें कि ये वायर यूं ले लूं, इसमें एक करंट इस तरफ हो और एक करंट इस तरफ हो, ये वायर 1 है, ये वायर 2 है, इसको कह दें कि ये फिगर बी है। तो इस केस के अंदर एंटी पैरेलल करंट्स हैं। तो एंटी पैरेलल करंट्स के अंदर वायर्स क्या करेंगी? एक दूसरे को रिपेल करेंगी। ठीक है, तो इन दी केस ऑफ एंटी पैरेलल currents as shown in figure B, the wires will repel each other. तो वायर जो हैं वो एक दूसरे को रिपेल होंगी, करेंगे। तो ये हमारी पहला इंट्रोडक्शन है जो हुआ है मैग्नेटिक फोर्स का। ठीक है, इट इज द फर्स्ट इंट्रोडक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। क्योंकि चार्ज वायर्स के अंदर मूव कर रहा है, करंट के फ्लो करने का मतलब क्या है कि चार्ज मूव कर रहा है, और जब चार्ज मूव कर रहा है तो चार्ज के मूव करने की वजह से अट्रैक्शन या रिपल्शन हुई है वायर्स के दरमियान। इसका मतलब है कि मूविंग चार्ज की सराउंडिंग में भी कोई फोर्स मौजूद है, और वो जो मूविंग चार्ज की सराउंडिंग में फोर्स मौजूद है वो कौन सी है? वो मैग्नेटिक फोर्स। और जहां पर मैग्नेटिक फोर्स होगी उस जगह पर मैग्नेटिक फील्ड होगा। यानी कि जब चार्ज जो है वो मूव करना शुरू करता है तो उसकी सराउंडिंग के अंदर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ जाता है। तो इसका मतलब है कि जो स्टेशनरी चार्जेस हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं, लेकिन जो मूविंग चार्जेस हैं वो मैग्नेटिक फील्ड को प्रोड्यूस करते हैं। द स्टेशनरी charges only produces इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, वो सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड को करते हैं। बट मूविंग चार्जेस generates magnetic field। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है इधर, ये इन एडिशन है। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होती है लेकिन उसके साथ मैग्नेटिक फील्ड भी आ जाती है।
ठीक है, आप देखें एक बार याद रखें, अगर चार्ज खड़ा है या मूव कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो होनी होनी। खड़े में सिर्फ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड है, लेकिन जब मूव करने लगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक, इन एडिशन जो है वो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ गई है। अच्छा, इसके अलावा जो है एक और आप एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं कि कंपास नीडल्स लें और वो कंपास नीडल्स लेकर उसको किसी मैग्नेट के या एक वायर है उसके इर्द गिर्द जो है वो फैला दें। तो क्या होगा कि जब उस वायर के अंदर से इलेक्ट्रिक करंट गुजरेगी तो वो कंपास नीडल्स जो हैं वो सर्कुलर पाथ में मूव करना शुरू कर दें। ठीक है, वो ऐसे एक गोल दायरा बनाएंगी और उस वायर की तरफ अट्रैक्ट होंगी। तो इसका मतलब यह है कि जो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो कर्ल्ड होती हैं। ठीक है, उनका अब ये सर्कल के अंदर घूमने का मतलब है कि दे आर टेकिंग कर्वेचर। जब इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का तो हम ये कहते हैं ना कि चार्ज है, इधर ये चार्ज पड़ा हुआ है तो इसमें से इलेक्ट्रिक लाइन तो यूं डाइवर्ज होती है। आपको ने डाइवर्जेंस ही निकालना हुआ है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का, ऐसी बात ये क्या निकाला हुआ है, डाइवर्जेंस। लेकिन मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का डाइवर्जेंस 0 होता है। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो होती हैं उनका कर्ल कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, अब सपोज करें कि मैं ये कहता हूं कि ये वायर है। ठीक है, इस वायर में से करंट आई गुजर रही है तो इसकी सराउंडिंग में ठीक है ये मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है। इसको आप कह दें ये फिगर सी है। अब मैग्नेटिक फील्ड के लिए आपको एक बात का पता है कि हमेशा पोल्स के दरमियान होता है। देखें ना, आपके पास जो बार होती है मैग्नेटिक की, वो बार ऑफ मैग्नेटिक जो है इसका नॉर्थ और साउथ पोल होता है। तो मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस वहीं पर हो सकती हैं जब जहां पर दो पोल्स हों, नॉर्थ भी और साउथ भी हो, इसीलिए कर्ल्ड होती हैं। सिंगल पोल जो है उसके साथ मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो है वो जनरेट नहीं हो सकती, इसलिए आपके पास जो है वो डाइवर्जेंस नहीं होता इनका, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का हमेशा कर्ल होता है मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस का। तो इनका जो डाइवर्जेंस होता है ऑलवेज वो डेल डॉट बी 0 होता है। लेकिन आपको इस बात का पता है कि डेल डॉट ई जो है वो रो ओवर एप्सिलॉन होता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस होती हैं वो तो डाइवर्ज करती हैं या कन्वर्ज करती हैं, वो कर्ल नहीं हो रही होती। मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जो हैं वो हमेशा कर्ल होती हैं। अच्छा, अब एक और चीज इसके अंदर है ये है कि हम अगर सपोज करें कि आपके पास जो करंट कैरिंग वायर है, ठीक है, उसके ऊपर हम डायरेक्शन देखें कि मैग्नेटिक फील्ड फोर्स इन चीजों की डायरेक्शन क्या होगी। एक आपने पढ़ा हुआ राइट हैंड रूल, पढ़ा हुआ राइट हैंड रूल, ठीक है।
मैं सपोज करता हूं कि मेरे पास जो है ये एक वायर है, ये वायर 1 है और इधर ये वायर 2 है। इसको कह दें ये फिगर डी है। ठीक है, तो यहां पर अगर ये इस तरफ करंट जा रही है, ये इस डायरेक्शन में, तो मैं कहता हूं कि इस तरफ फोर्स लग रही है, इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड है और ये वेलोसिटी है। ठीक है, अब आप देखें कि ये डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की, ये वेलोसिटी इसमें और ये फोर्स। ठीक है, ये ऐसे लगाएं इसके ऊपर। ठीक है, ये राइट हैंड में लगा रहा हूं। ठीक है, अच्छा, एक तो ये तरीका होता है इस तरह करके लगा के आप इसकी डायरेक्शन को फाइंड कर। दूसरा होता है कि अब ये सपोज करें कि वायर है, इसमें से करंट गुजर रहा है, तो इस पे अगर मैं राइट हैंड रूल लगाऊं तो ये मेरी जो फिंगर्स हैं वो इस वायर के अबाउट ये कर्ल हो रही है। ठीक है, ये फिंगर्स जो हैं ये रिप्रेजेंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड को, और ये इरेक्ट थंब जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ करंट को। अगर इस डायरेक्शन में करंट जा रही है तो इसकी सराउंडिंग में ये मैग्नेटिक फील्ड, अगर उसको उल्टा लोगे तो फिर वो चेंज हो जाएगा। ठीक है, इसको हम कहते हैं राइट हैंड रूल। और राइट हैंड रूल जो होता है इसकी मदद से आप मैग्नेटिक फोर्स और जो फोर्स होती है ये मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक फोर्स दोनों की डायरेक्शन जो है उसको आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने यहाँ पर बताया ये वाला, इसके अंदर ये आपको बताया कि इससे आप फोर्स की डायरेक्शन जो है उसको फाइंड कर सकते हैं, जो मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स बेसिकली जो होती है ना, अभी आगे हम जाके उसको यार कैलकुलेट करेंगे, लेकिन एफ जो होता है वो क्यू इंटू वी क्रॉस बी के बराबर है। ठीक है, तो हमेशा जब आप फाइंड करते हैं इसकी डायरेक्शन क्रॉस प्रोडक्ट की, तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन हम इसी तरह फाइंड करते हैं कि राइट हैंड रूल जो है उसके ऊपर लगाते हैं। ठीक है, जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है उसकी डायरेक्शन जो होती है वो रिजल्टेंट की डायरेक्शन होती है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा वो हमारे पास फोर्स होगी, क्योंकि ये फोर्स देखे ना एफ क्यू इंटू वी क्रॉस बी, क्यू तो चार्ज है वो कांस्टेंट है, लेकिन वी क्रॉस बी है। ठीक है, अच्छा, ये तो बात होगी अब मैग्नेटिक फील्ड की। नो, अब आगे हमने मूव करना है कि मैग्नेटिक फोर्सेस जो हैं। ठीक है, मैग्नेटिक फोर्सेस क्या होती हैं, और इन मैग्नेटिक फोर्सेस के अंदर जो कंसेप्ट है इसका लॉरेंस फोर्सेस का, उसको हमने स्टडी करके करना है। क्योंकि मैंने आपको यहाँ पर ये कहा कि जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है तो सिंगल एक फील्ड नहीं होती, वहां पर इलेक्ट्रिक इन एडिशन मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आ जाता है। तो अब नेक्स्ट जो हमने चीज स्टडी करनी है, ये तो मैग्नेटिक फील्ड का इंट्रोडक्शन हो गया कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। क्या हो गया? क़यामत आ गई, क्या हुआ? टाइम तो नहीं ओवर हो गया?